कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। रूटीन में जो हमारी जो करंट की कक्षाएं चल रही है ये उसी का अगला वीडियो है, तो करते हैं स्टार्ट। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा राज्य विधानसभा चुनाव में जो चुनाव की जो खर्च सीमा है वो कितने प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है। कहने का भावार्थ ये है कि यानी जो विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं, जो चुनाव में जो खड़े होते थे प्रत्याशी, जो चुनाव की जो खर्च सीमा थी वो अब कितने परसेंट बढ़ा दी गई है, वो अब 10% बढ़ा दी गई है। हाँ जी, केंद्रीय जो चुनाव आयोग है ये चुनाव कौन कौन से चुनाव करवाता है, विधानसभा के चुनाव करवाता है। अगर हम इसका विस्तार पूर्वक वर्णन देखते हैं तो हमें क्या पाया जाता है कि वर्तमान में जो केंद्रीय चुनाव आयोग है के द्वारा लोकसभा और जो विधानसभा के जो उम्मीदवारों की है जो चुनाव खर्च की सीमा है वो 10% बढ़ा दी गई है। यानी पहले जितना खर्च कर सकते थे अब वही राशि उससे बढ़ाकर 10% ज्यादा कर दी गई है। जिसके तहत अगर हम लोकसभा के प्रत्याशियों का जिक्र करें तो लोकसभा के प्रत्याशी जो 70 लाख रुपए खर्च कर सकते थे, पहले चुनावी खर्च की सीमा जो पहले 70 लाख रुपए थी अब उसको बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 77 लाख रुपए। और जो छोटे राज्यों के लिए यही खर्च सीमा 54 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने, 54 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 59 लाख रुपए कर दिए। कहने का भावार्थ यह है कि अगर कोई लोकसभा क्षेत्र छोटा है तो वहां का जो प्रत्याशी है वो अब 54 की बजाय 59 लाख रुपए खर्च कर सकता है। अगर कोई क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा का बड़ा क्षेत्र है तो वहां पर वो प्रत्याशी 70 की बजाय 77 लाख रुपए खर्च कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से विधानसभाओं में भी ये जो राशि है, अगर विधानसभाओं के सदस्यों के लिए हम जिक्र करें तो यह राशि 30.8 लाख रुपए कर दी गई है। कितने से बढ़ाकर, 28 लाख रुपए से बढ़ाकर। यानी यह पहले राशि कितनी थी, 28 लाख रुपए थी और अब बढ़ाकर इसका 10% और बढ़ा दिया, 30.8 लाख रुपए कर दिया, यानी 30 लाख और 80,000 रुपए। अगर कोई राज्य जनसंख्या के अनुसार छोटा है तो वहां पर जो चुनावी खर्च की सीमा है, वहां की विधानसभा में जो चुनाव की खर्च की सीमा है वो 22 लाख रुपए कर दी गई है। कितने से बढ़ा करके, 20 लाख रुपए। यानी जो प्रत्याशी पहले 20 लाख रुपए खर्च कर सकता था विधानसभा का प्रत्याशी, अब वही कितने, अब वो 22 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। अब हम केंद्रीय चुनाव आयोग के बारे में और देखें तो आगे क्या मिलता है कि केंद्रीय चुनाव आयोग लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये कुछ एक मुख्य चुनाव है जो केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। इनमें से लोकसभा का है, राज्यसभा का है, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का है। अगर हम पंचायती राज का और नगर निकाय के चुनाव का जिक्र करें तो ये चुनाव जो राज्य चुनाव आयोग है उसके द्वारा करवाए जाते हैं। हाँ जी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार हमें ये गलती कर देते हैं कि विधानसभा के चुनाव तो शायद राज्य जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा करवाए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्य विधानसभा चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जाएंगे, जबकि राज्य चुनाव आयोग के द्वारा पंचायती राज और नगर निकाय के जो चुनाव हैं वो करवाए जाते हैं। अगर भारत में वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त का हम जिक्र करें तो ये 23वें हैं और इनका नाम है सुनील अरोड़ा। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में 23वें और नाम क्या है, सुनील अरोड़ा। अगर पहले चुनाव आयुक्त, जब पहले आम चुनाव हुए थे, पहले आम चुनाव कब हुए थे, 1951-52 में हुए थे। उस समय जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बेरोजगारी के मामले में, यानी बेरोजगारी की अगर दर को देखा जाए तो हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, यानी हरियाणा की जो बेरोजगारी दर है वो पहला स्थान है या दूसरा स्थान है, तो हरियाणा इस मामले में दूसरा स्थान है। यानी पूरे देश के अंदर आंकलन किया गया था, पूरे देश के द्वारा पूरे देश में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक कमेटी बनाई गई थी, एक जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। अभी ये एक समिति है जिसका हेडक्वार्टर कहां है, दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में। 1967 में स्थापना हुई थी CMI, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की। हेडक्वार्टर दिल्ली में और स्थापना हुई थी 1967 में। इसने आंकड़े प्रस्तुत किए 2020 के, इससे पहले इसने 2022 में आंकड़े प्रस्तुत किए थे। उसके अनुसार क्या था, इन्होंने बताया कि हरियाणा में जो बेरोजगारी दर है वर्तमान में 19.7% है और 19.7 के साथ ही हरियाणा भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जहां पर बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। अगर बेरोजगारी का ये जिक्र करें हम कि सबसे पहले बेरोजगारी या सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है, तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी के नंबर में सबसे पहले उत्तराखंड आता है जिसकी बेरोजगारी दर 22.3% है।
यानी जितने भी रोजगार चाहने वाले हैं उसमें से 22.3 लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार ही नहीं मिलता भी, यानी वो क्या है, बेरोजगार हैं। और पूरे भारत का, अगर पूरे भारत की औसत बेरोजगारी का जिक्र किया जाए तो पूरे भारत में बेरोजगारी 6.67% है। जब पूरे भारत में बेरोजगारी की दर घट रही है तो उसी समय हरियाणा में जो बेरोजगारी है वो 19.7% है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान के दौरान हरियाणा को कौन सा स्थान मिला। एनीमिया है क्या, एनीमिया को इसमें भारत हरियाणा को पहला स्थान मिला। अगर मैं एनीमिया का जिक्र करता हूं तो एनीमिया को रक्तालापता भी कहा जाएगा। रक्तालापता क्या है वैसे, रक्तालापता या एनीमिया। एनीमिया का अगर हम जिक्र करें तो ये जो अभियान था, ये अभियान शुरू किसने किया था, ये अभियान शुरू किया था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, और दूसरा यूनिसेफ की ओर से शुरू किया गया था। इन्होंने पूरे देश का आंकलन किया था, पूरे देश में एक अभियान चलाया था ताकि एनीमिया जिन व्यक्तियों में या जिन महिलाओं में, जिन पुरुषों में, जिन बच्चों में रक्त की कमी हो तो उनके लिए स्पेशल से एक ट्रीटमेंट चालू किया गया था, उसका नाम दिया गया था एनीमिया मुक्त भारत अभियान। इसमें पूरे देश का हमने आंकलन किया था और इसमें हरियाणा था, उसका पहला स्थान था और उसके प्रतिशत था 46.7%। यानी हरियाणा के जो लोग हैं वो हष्ट पुष्ट हैं, खाने में भी अपने सेहत का पूरा ध्यान रखते हैं, इसीलिए हरियाणा को पहला स्थान मिला था। कितने अंक लेकर, 46.7 अंक लेकर। अगर हम देखें यूनिसेफ, तो यूनिसेफ क्या है, यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ये एक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कब स्थापना हुई थी यूनिसेफ की, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगर एनीमिया का हम देखते हैं तो क्या होता है कि शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाए या आरबीसी रेड ब्लड सेल, आरबीसी के कारण क्या होता है कि शरीर के भागों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो हमारा जो ग्रोथ है वो पूर्णता नहीं होगा। इसीलिए ये जो एनीमिया मुक्त अभियान है स्वास्थ्य मंत्रालय और यूनिसेफ के द्वारा शुरू किया गया था। और यूनिसेफ है बच्चों की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड कहा जाता है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कब हुई थी इसकी स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र में, यानी 3 सत्र और भी हो चुके हैं, चौथे सत्र में हरियाणा के किस जिले या किन जिलों में यह आयोजित किया जाएगा। अगर हम देखें कि पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और डी है सभी, तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जो सत्र होंगे वो सारे के सारे हरियाणा के सभी जिलों में खेले जाएंगे। कौन कौन से जिलों में खेले जाएंगे, अगर हम इनका जिक्र करें तो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले अगर अंबाला का जिक्र करें तो अंबाला में क्या है, स्विमिंग है, फुटबॉल है और जिम्नास्टिक है। ये जो 3 प्रतियोगिताएं हैं, स्विमिंग है, फुटबॉल और जिम्नास्टिक, ये कहां पर होगी, अंबाला में। कुरुक्षेत्र का जैसे आपको पता होगा हॉकी व साइकिलिंग में, एस्कोट्रफ जो ग्राउंड है वो कुरुक्षेत्र में बनाया गया था सबसे पहले, तो जो हॉकी की टूर्नामेंट होगी वो कुरुक्षेत्र में होगी और साइकिलिंग का जो मैदान है वो भी कुरुक्षेत्र में। इसके अलावा दिल्ली का अगर जिक्र करें तो जो शूटिंग प्रतियोगिता है वो दिल्ली में होगी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, और बाकी जितने भी सारे के सारे खेल हैं वो सारे के सारे कहां होंगे, पंचकुला में होंगे। अब हम इसका आगे की ओर देखते हैं। देखिए इसमें टोटल 12,000 यानी पूरे भारत के 12,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। अगर इससे पहले मैं 3 सत्रों का जिक्र करता हूं, 3 सत्र और हुए थे, तो उसमें क्या था, हरियाणा पहले खेल इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला सत्र था उसमें पहला स्थान मिला था। उसके बाद में जो दूसरा और जो तीसरा सत्र हुआ था उसमें भी हरियाणा को दूसरा स्थान मिला था। कहने का भाव अर्थ यह है कि हरियाणा जब पहला गेम सत्र हुआ था तो उसमें पहले स्थान पे, और इसके बाद में 2 सत्र और हुए, दूसरे और तीसरे, उसमें हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा था। और इसमें अंडर 19 और जो अंडर 17 की जो खिलाड़ी हैं उनके लिए टोटल 20 गेम्स यानी 20 प्रकार के खेल हैं इन खिलाड़ियों के लिए प्रोवाइड करवाए गए हैं। आगे है अगला क्वेश्चन हमारा कि वर्तमान में एचपीएससी के चेयरमैन कौन हैं। हाँ जी, एचपीएससी के चेयरमैन अभी बनाए गए हैं आलोक वर्मा, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। एचपीएससी का क्या है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हरियाणा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसे हम हरियाणा लोक सेवा आयोग कहते हैं, का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत किया गया था। कब किया गया था, 1966 में हुआ था। अगर प्रारंभ का जिक्र करें, सबसे पहले एचपीएससी का हम जिक्र करें, और वैसे इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां है, पंचकुला में है। पहली बार है इस आयोग के लिए 3 व्यक्तियों ने कार्य किया था, यानी प्रारंभ में जब बनाया गया था तो इसमें कितने व्यक्ति थे, 3। अगर वर्तमान स्थिति को हम इसका आंकलन करते हैं कि वर्तमान में इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो वर्तमान में इसके 9 सदस्य और एक
अध्यक्ष है, तो टोटल इसके 10 सदस्य हुए, लेकिन 9 में से अभी 8 ही बनाए गए हैं, 9वां नहीं बनाया गया। तो पहली बार जब प्रारंभ में इसको शुरू किया गया था, इस आयोग को जब बनाया गया था, तो इसका जो अध्यक्ष था दरबारी लाल गुप्ता था। HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का पहला अध्यक्ष कौन था? दरबारी लाल गुप्ता इसके पहले अध्यक्ष थे, और इसके जो सहयोगी सदस्य थे वो थे दलबीर सिंह और भीम सिंह। यानी प्रारंभ में 3 सदस्य थे, जिसमें से अध्यक्ष था दरबारी लाल गुप्ता और दलबीर सिंह और भीम सिंह, ये इसके अध्यक्ष थे। अगर वर्तमान परिदृश्य का हम जिक्र करें तो टोटल 9 सदस्य होने चाहिए HPSC के, जबकि वर्तमान में है कितने? 8 ही सदस्य हैं। अगर इन 8 सदस्यों का नाम देखें हमें तो सुरेंद्र सिंह, राजेश वैद, कुलवीर चिकारा, वंदना शर्मा, नीलम सिंह और डॉक्टर पवन कुमार, नीता खेरा और जय भगवान गोयल। वर्तमान में ये 8 सदस्य HPSC का काम कर रहे हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग की शाखा के तहत ही हरियाणा में एक दूसरा आयोग है जिसे क्या बोला जाता है? HSSC, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। HSSC की स्थापना हुई थी 1970 में, और इसका हेडक्वार्टर भी कहां है? इसका हेडक्वार्टर भी पंचकुला में है। हाँ जी, HSSC जो गस्टेड पोस्ट होती है, जो A क्लास ऑफिसर होते हैं, B क्लास ऑफिसर होते हैं, उनकी भर्ती तो करती है HPSC C और D, यानी तृतीय व चतुर्थ जो श्रेणी होती है उसकी भर्ती की जाती है HSSC के द्वारा। अगर हमें HSSC के चेयरमैन का जिक्र करें तो HSSC के चेयरमैन वर्तमान में भारत भूषण भारती हैं। HSSC के चेयरमैन। HSSC की स्थापना हुई थी 1970 में। अगला क्वेश्चन है भावांतर भरपाई योजना। क्या है? भावांतर। भावांतर यानी भाव में अंतर, कि किसान ने कितनी फसल बोई, उसका रेट क्या था, क्या वास्तव में उसको उस दाम पे मूल्य मिला या नहीं मिला, कि योजना के तहत वर्तमान में कुल कितनी सब्जियों व फलों को शामिल किया गया है। यानी भावांतर भरपाई योजना के तहत कुल कितनी फलों व सब्जियों को शामिल किया गया है? तो 20। अगर हम भावांतर भरपाई योजना का देखते हैं तो भावांतर भरपाई योजना प्रारंभ में 30 दिसंबर 2017 को स्टार्ट की थी करनाल से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, लेकिन पूरे हरियाणा में जब ये लागू हुई थी तो 1 जनवरी 2018 को पूरे हरियाणा में लागू हुई थी। ठीक है, पूरे हरियाणा में लागू हुई थी 1 जनवरी 2018 को। जब भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत हुई थी तो प्रारंभ में इसमें 4 फसलें थी, उसके बाद में 6 फसलें और बढ़ा दी गई, 10 फसलें हुई, और इस प्रकार से इन फसलों को बढ़ा दिया गया। तो अब वर्तमान में 20 सब्जियां तथा फलों को इसमें शामिल किया गया है। अब अगर हमें देखते हैं कि भावांतर भरपाई योजना में किसानों को क्या मिला, क्या फायदा है इनसे किसानों को। इनसे क्या होता है कि इनसे उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित हो जाता है। जैसे कि किसान ने कोई सब्जी बीजी, आलू है, प्याज है, बैंगन, गोभी या कोई भी प्रकार की जो सब्जी बीजी या उसकी पैदावार की, तो उसको एक न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाएगा, यानी उस मूल्य से कम वो अपने सब्जी या फल नहीं बेचेगा। तो इसके तहत वर्तमान में अब कितनी है? 20 सब्जियां और फलों को निर्धारित किया गया है। और भावांतर भरपाई योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करना है। हरियाणा सरकार कह रही है कि हम किसानों की आय को दोगुना कर देंगे 2022 तक, तो ये उसी का एक पार्ट है भावांतर भरपाई योजना। हाँ, यदि अगर किसान 2.5% प्रीमियम देता है, यानी प्रति एकड़ 2.5% जितनी उसकी खपत थी उसका प्रीमियम देगा, तो उसे प्रति एकड़ 40,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी कारणवश बाढ़ आ गई, ओलावृष्टि, हिमवृष्टि, तूफान, चक्रवात, कुछ भी ऐसी स्थिति हो जाए जिससे उसकी फसल नुकसान हो जाए या सब्जी नुकसान हो जाए या फलों के जो छोटे पौधे हैं वो नुकसान हो जाए, तो इससे क्या होगा? उसको 40,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील किसानों को रोल मॉडल बनाकर हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी प्रगतिशील किसान हैं, सारे किसान तो प्रगतिशील नहीं होते भी, कुछ एक किसान होते हैं जो प्रगतिशील होते हैं, जो अच्छी खाद बीज का या फसल का अच्छी देखरेख करते हैं। तो उसमें क्या कहा गया है कि उन प्रगतिशील किसानों को रोल मॉडल बनाकर, यानी उनको एक आदर्श के रूप में दिखाकर हरियाणा सरकार का इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें पहला दिया हुआ है भाई किसानों को सरकार की कृषि से संबंधित सभी जानकारियां प्रदान करना, क्योंकि भारत की जो कृषि अर्थव्यवस्था है वो पिछड़ी हुई है, जैसा कि हम सभी को पता है। इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि जोतों का आकार है वो छोटा है, यानी प्रति एकड़ प्रति किसान की जो जोत है वो छोटी है। दूसरा क्या है? जो कृषि के जो संसाधन है जितने भी, वो हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते। तीसरा इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि सरकार के द्वारा जो बताई गई जानकारियां हैं वो किसानों तक नहीं पहुंच पाते भी। इसलिए क्या होता है? इसलिए जो हमारी कृषि है वो पिछड़ी हुई है। तो इसी कृषि का उत्थान करने के लिए
क्या किया है सरकार ने, भाई जो प्रगतिशील किसान हैं, जिनको कृषि के बारे में ज्यादा अनुभव है, ज्यादा जानकारी है, उनको रोल मॉडल बनाया जाएगा और वो इस कृषि का विकास करने के लिए, यानी जो छोटे जोतों के आकार के जो किसान हैं उनका विकास के लिए ये सिस्टम स्टार्ट किया गया है। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि किसानों को जो सरकार की जितनी भी जानकारियां हैं वो सभी किसानों को प्रदान की जाएगी, पहला। दूसरा क्या किया गया है, प्रगतिशील किसानों के माध्यम से सभी किसानों को जागरूक किया जाएगा, यानी उन्हें उन कृषि के बारे में उनको बताया जाएगा। और तीसरा है किसानों की आय को दोगुनी करना। ये दोगुनी 2022 तक सरकार का उद्देश्य है, भी किसान की जो आय है हम उसको 2022 तक दोगुनी कर देंगे। तो इसके ये सभी काम है। भी प्रगतिशील किसानों को रोल मॉडल बनाकर हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ, कृषि से संबंधित जानकारी देना, सरकार की जितनी भी नीतियां हैं उनके बारे में जागरूक करवाना, और तीसरा है किसानों की आय को दोगुना करना। ये सरकार के सारे उद्देश्य हैं। अगर वर्तमान में देखा जाए कि हरियाणा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल, जिनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, लोहारू। उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया है कि प्रगतिशील किसानों के द्वारा जल्द से जल्द अन्य किसान, यानी जो प्रगतिशील किसानों को छोड़कर बाकी जो किसान हैं जो साधारणतः खेती करते हैं, उनको आधुनिक कृषि उपकरणों की जानकारी दी जाएगी। ऐसा कहा था भी जेपी दलाल ने, जो लोहारू विधानसभा से चुनाव लड़ा था, हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। सरकार ने प्रगतिशील किसानों के सम्मान के लिए एक योजना शुरू की है, जिस योजना का नाम क्या दिया गया है, प्रगतिशील किसान सम्मान योजना। क्या है वैसे ये प्रगतिशील किसान सम्मान योजना? इस योजना के तहत क्या है कि कृषि मेलों का आयोजन किया जाएगा। कृषि मेलों का आयोजन करने के बाद में क्या है कि जो नंबर 1 पर जो किसान आता है, यानी पहले स्थान पर जिसने अच्छी पैदावार ली है, उस किसान को 5 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। अगर उसके बाद में नंबर 2 पे जो किसान आते हैं, नंबर 2 पे आने वाले 2 किसानों को, नंबर 2 पर कितने किसानों को, 2 किसानों को 3-3 लाख रुपए प्रति किसान को, यानी 2 किसान हुए तो दोनों को 3-3 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। और तीसरा नंबर 3 पर जो किसान आते हैं, 5 किसानों को कितने 1-1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे, ताकि प्रगतिशील किसानों को जो धनराशि मिलती है उसको देखते हुए एक साधारण किसान है उसका भी मनोबल बढ़े और वो भी अपनी कृषि के लिए कुछ कदम उठाए। और इसके अलावा 100 किसान ऐसे हैं जो टॉप 100 होंगे, उनको क्या किया जाएगा, 50-50 हजार रुपए सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। जो भी प्रगतिशील किसानों की राह की ओर बढ़ रहे हैं, उन किसानों में से 100 प्रारंभ के जो 100 किसान हैं उनको 50-50 हजार रुपए सांत्वना पुरस्कार दिया गया। हरियाणा सरकार ने इसके अलावा कुछ एक योजनाएं और भी शुरू की है, जैसे कि पहला है किसान मित्र योजना। किसान मित्र योजना हरियाणा सरकार ने शुरू की है, जिसका उद्देश्य है 17,000 किसान मित्र, कितने 17 लाख किसानों को वित्त प्रबंधन में मदद करेंगे। यानी 17,000 किसान कितने को, 17 लाख किसानों को मदद करेंगे, ताकि वो भी प्रगतिशील हो जाएं और जो देश की, जो हरियाणा की जो कृषि की अर्थव्यवस्था है जो गड़बड़ाई हुई है, यानी जो जोतों का आकार निम्न है, जो पैदावार कम होती है, तो उसको प्रगतिशील किसान या किसान मित्र उनका सहयोग करेंगे और इससे क्या होगा, इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। यही सरकार का उद्देश्य है। धन्यवाद।